हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बड़ी। तो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को। और हमने इसके पहले पार्ट में कवर किया था स्वदेशी मूवमेंट और उसके आसपास रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो कि 1916 के होम रूल लीग मूवमेंट तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम आज के पार्ट में, जो कि पार्ट 2 है इसका, उसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है या आगे की जो जो चीज़ें हुई आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गांधी जी की इमरजेंस कैसी हुई इंडिया में। ठीक है, कैसे वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के फोर फ्रंट में आए। पहले उनकी जो 3 मूवमेंट उन्होंने छोटे छोटे किए वो देखेंगे, चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था। उसके बाद क्या ऐसे सिनेरियो बने जिसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए फ्यूल का काम किया, वो देखेंगे। फिर मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया फिगर हमारे पिक्चर में, जो कि मॉन्टेक का स्टेटमेंट था 1917 के बाद। उसके बाद 1919 में ये रिफॉर्म्स लाए गए। उसके बाद हमारा रॉलेट एक्ट आया। उसके बाद जो सत्याग्रह किया गया और जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ 1919 में, उसने कैसे हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया और खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो फेज़ 2 की हुई इस दौरान, वो कैसे कैसे हुई। तो आज हम इतनी चीज़ें कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी का इमरजेंस इंडिया में कब और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। देखिए, गांधी जी जो हैं जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। 1 साल तक उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पूरी कंट्री का टूर करेंगे और कंट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं और कैसे यहाँ पे कौन से हम तरीके अपनाएं जो कि यहाँ के सिचुएशन में काम कर सकें। ठीक है, और 1917 से 1918 तक उन्होंने 1 साल का टूर किया, जिसमें उन्होंने 3 छोटे छोटे लोकल स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। क्यों हुआ था ये? क्योंकि 3 कठिया सिस्टम चलता था जिसमें फार्मर्स को मजबूर किया जाता था कि वो अपने 3/20 पार्ट में इंडिगो को उगाएं ज़बरदस्ती। और इंडिगो वो उगाना नहीं चाहते थे, इससे उनको नुकसान होता था और उनको बहुत प्रेशराइज़ किया जाता था। उनका एक तरीके से उनको बहुत परेशान किया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से ये मूवमेंट चला, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके लीडर्स कौन कौन से थे, हमें इनके नाम याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो लीडर्स कौन कौन से थे? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख एंड जेपी कृपलानी। उसके बाद उन्होंने जिस सेकंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये 1918 में हुआ और इसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहते हैं इंडिया का। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि एक मिल थी, ठीक है, उसमें अहमदाबाद टेक्सटाइल मतलब मिल थी। उसमें क्या था, जो लेबर्स थे उनको प्लेग बोनस उनका बंद कर दिया गया था। ठीक है, पहले बोनस मिलता था उनको प्लेग के लिए अलग से, वो बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ वो ये चाह रहे थे कि उनकी सैलरी में 50% बढ़त हो। ठीक है, तो इन मांगों को लेके ये स्ट्राइक की गई थी और इसमें जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो थी अनुसुईया साराभाई। ठीक है, और इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1920 में। और अनुसुईया साराभाई जो है, जिस मिल में लेबर्स ने स्ट्राइक की थी उनकी ही वो रिलेटिव थी, बहन थी। तो ये हमें ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद तीसरे जिस स्ट्रगल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो है हमारा खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था और इसे फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि वहाँ पे खेड़ा में क्या हुआ था, गुजरात में क्रॉप्स फेल्ड हो गए थे। ठीक है, 1 साल सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से क्रॉप ख़राब हो गए थे, लेकिन उनको कोई भी फार्मर्स को कोई भी रेमिशन नहीं दिया गया इस बात का। इस वजह से वहाँ के फार्मर त्रस्त हो गए और उन्होंने ये रिवोल्ट किया कुछ लीडर्स की मदद से। इसमें किन किन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया? इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने,
नरहरि पारेख जी ने, मोहनलाल पांड्या जी ने और रविशंकर व्यास जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये पढ़ा गांधी जी की कैसे इमरजेंस हुई इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 का सिनेरियो था, जिसने क्या किया, नेशनलिस्ट रीसर्जेंस को, मतलब रीसर्जेंस लेकर आया। कैसे, देखिए, इस वर्ल्ड वॉर के बाद ये तो क्लियर हो चुका था कि ब्रिटेन की कोई इम्पीरियलिस्ट पावर है, जो उनकी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी जो होल्ड है वो लूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पोस्ट वॉर के बाद बहुत सारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने पड़े लोगों को। इंडिया के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इतने सोल्जर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया गया था, और इस उम्मीद में कि शायद इस वॉर के बाद हमारे पार्टिसिपेशन को देखते हुए ब्रिटेन हमें कुछ कंसेशंस देंगे, कुछ पॉलिटिकली हमें पावर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वॉर के बाद बहुत सारे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही थी, वर्कर्स, आर्टिसंस और भी सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे थे, हमारी पीजेंट्री को हाई टैक्सेस का सामना करना पड़ रहा था, और जो सोल्जर्स हमारे लड़कर आए थे बहुत सारे तो मारे गए, और जो वापस आए उन्होंने भी अपनी जितनी भी व्यथा थी वो सब सुनाई कि किस तरीके से उनको रखा जाता था, कितने पुअर कंडीशंस में। ठीक है, और पॉलिटिकल गेन्स की जो उम्मीद थी वो भी टूट गई, क्योंकि मतलब ये साफ़ कर दिया कि कुछ मिलने वाला है नहीं। और उसके बाद उस समय रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें कि लेनिन ने सोशलिस्ट स्टेट वहाँ पे स्थापना की थी, सोशलिस्ट स्टेट की। वहाँ के जो पहले की जो रेजीम थी, ज़ेरिस्ट रेजीम, उसको ओवरथ्रो कर दिया था। तो इसने ये प्रूव किया कि लोगों में बहुत शक्ति है, और वो चाहें तो कितनी भी बड़ी इंपीरियलिस्ट पावर से लड़ सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। तो इन सब ने इंडिया में लोगों को उत्साहित किया। उसके बाद हमारे मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाए गए। इसमें क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलग अलग रिफॉर्म किए गए। ठीक है, सबसे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या रिफॉर्म किए गए। सबसे पहले तो डायआर्की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। डायआर्की मतलब कि अब हमारा रूल ऑफ 2 होगा। ठीक है, रूल ऑफ 2 किस किस का, एग्जीक्यूटिव काउंसलर का और दूसरा पॉपुलर मिनिस्टर्स का। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है वो गवर्नर के अंडर में होंगे और पॉपुलर मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, पहला रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर। जो रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट थे उनको कौन रूल करेगा, गवर्नर जनरल रूल करेंगे, किसकी मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की मदद से। और दूसरे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं वो मिनिस्टर्स के अंडर में रहेंगे। मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर के से रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। ठीक है, मतलब कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अगर प्रोविंस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो गवर्नर उसको टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम में इमरजेंसी है उसी तरीके से। अब लेजिस्लेचर के लेवल पे क्या चेंजेस किए गए ये देखते हैं। सबसे पहला तो क्या, 70% इलेक्टेड मेंबर्स अब हो गए। ठीक है, उसके बाद कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अब और भी कई क्लासेस को दिया गया। विमेन को राइट दिया गया कि वो भी वोट करेंगी। अब क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेशन को इनिशिएट कर सकती है, लेकिन उसको पास होने के लिए गवर्नर की असेंट की ज़रूरत होगी। गवर्नर जो है कोई भी बिल को वीटो कर सकता है और ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। गवर्नर जो है वो बजट को रिजेक्ट, अगर लेजिस्लेचर जो है बजट को रिजेक्ट कर रही है तो गवर्नर उसको बाद में रिस्टोर भी कर सकता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई लेजिस्लेचर में। ठीक है, अभी भी इसमें ज़्यादातर जो पावर है वो गवर्नर के ही हाथ में थी। उसके बाद अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाए गए। ठीक है, 2 लिस्ट में बांटा गया यहाँ पे भी सब्जेक्ट को, क्या, सेंट्रल और प्रोविंशियल। ठीक है, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें कि 8 मेंबर्स थे, उनमें से 3 मेंबर इंडियंस रहेंगे, ये बताया गया।
गवर्नर जनरल का पूरा कंट्रोल था रिजर्व सब्जेक्ट में जो कि प्रोविंसेस में थे, ठीक है। अब गवर्नर जनरल क्या क्या कर सकता था, रिस्टोर कर सकता था कट्स इन ग्रांट्स को, सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर के लेवल पे क्या चेंजेस किए गए, सबसे पहला तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया जिसमें लोअर और अपर हाउस का कॉन्सेप्ट लाया गया। लोअर हाउस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे कि आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा है। अब इसका टर्म देख लेते हैं, टर्म इम्पॉर्टेंट है। लोअर हाउस का टर्म 3 इयर्स और अपर हाउस का 5 इयर्स। अब क्या था, बजट को लेके कुछ रिफॉर्म किए गए, वोट कर सकते हैं काफ़ी बड़े पार्ट के बजट को, क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं, लेकिन अभी भी 75% जो बजट है वो नॉन वोटेबल है। अब एक मांग को पूरा किया गया ये कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अब से उनकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश एक्सचेकर से दी जाएगी, ना कि इंडिया के रिसोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये देखते हैं, ठीक है। देखिए जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था जो 1915-16 के टाइम में, जो गदर मूवमेंट के टाइम में, उसको ही और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट लाया गया, ठीक है। इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे मार्च 1919 में लाया गया। उसके बाद एक कमीशन, इसके अंडर में कमीशन बनाया गया सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, यानी कि चेयरमैनशिप में। इन्होंने 2 चीज़ें रिकमेंड की, क्या कि पहले तो जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जिनको सेडिशन के चार्ज पर हम मतलब देख रहे हैं, उनका चार्ज देख रहे हैं कि उनके ऊपर चार्ज लग सकता है कि नहीं, उनको हम डिपोर्ट कर सकते हैं, इम्प्रिजन भी कर सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स, एंड दैट इवन पोजेशन ऑफ सेडिशियस न्यूज़पेपर्स वुड बी एडिक्वेट एविडेंस ऑफ द गिल्ट। यानी कि अगर उनके पास सेडिशियस न्यूज़पेपर भी पाए जाते हैं तो वो भी एक पर्याप्त एविडेंस के तौर पर वो काम करेगा। और उसके बाद कुड बी ट्राइड विदाउट रिकोर्स टू लीगल हेल्प, और उनको लीगल हेल्प भी नहीं दी जाएगी। अब ये एक्ट को सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया इंडियंस ने, और जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उस वक्त, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहर उल हक, इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद पहला मास स्ट्राइक यानी कि सत्याग्रह लॉन्च किया गांधी जी ने अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि सत्याग्रह सभाएं बनाई गई जिनमें कि होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे उनको इसमें शामिल किया गया, क्योंकि वो इस समय बहुत एक्टिव थे। उसके बाद नेशन वाइड हड़ताल की गई। अब मासेस भी जो पैसिवली पड़ी हुई थी उनको भी एक डायरेक्शन मिल गई, तो वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने। उसके बाद सत्याग्रह लॉन्च करने से पहले एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुए बहुत सारे। उसके बाद हमारा एक इसी दौरान देखिए कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें कि 1-2 ब्रिटिशर्स की जानें भी चली गई थी, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स भी बहुत गुस्से में थे। वो हर तरह से इन प्रोटेस्ट को रोकना चाह रहे थे। वैसे ही अमृतसर में भी कुछ ऐसे 1-2 किस्से हो गए थे जिनकी वजह से वहाँ पे इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लगा दी गई थी, मार्शल लॉ लगा दिया गया था, और किसी को भी मतलब बाहर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और अप्रैल 13 की जो तारीख थी, उस दिन बैसाखी का दिन था, उस दिन भी लोगों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। तो उसी दिन जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए। और क्या हुआ था कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर थे, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि वहाँ पे फायरिंग कर दो। तो उस समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर जो थे, उन्होंने बिना चेतावनी दिए वहाँ पे अंधी फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें कि वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए, ठीक है। तो ये इस इंसिडेंट ने सबको बहुत शॉक कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया, और गांधी जी ने जो उनको कैसरे हिंद का टाइटल मिला हुआ था उसको भी गिव अप कर दिया। उसके बाद में उधम सिंह जी ने माइकल ओ डायर, जो कि उस वक्त वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी हत्या कर दी थी। अच्छा, और ये देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे, वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उस समय अरेस्ट किया गया था। इसका प्रोटेस्ट दिखाने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
कि सत्याग्रह को गांधी जी अब बंद करवा देते हैं। उसके बाद इस इंसिडेंट से ये नॉन कोऑपरेशन का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मतलब अपना वो छुपाने के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट करती है कि हम इंक्वायरी करेंगे कि ये मतलब कैसे ऐसे फायरिंग हो गई और क्या हुआ। लेकिन ये भी एक मतलब सिर्फ नाम के लिए था। इसमें इसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है, जो कि अक्टूबर 1919 में बिठाई गई। इसमें 3 इंडियन मेंबर्स भी थे, चिमनालाल, हरीलाल सेतलवाड़, पंडित जगन नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान। इन लोगों ने बाद में जो डायर का एक्शन था उसको कंडेम ज़रूर किया, लेकिन कुछ खास ऐसा किया नहीं। उसके बाद एक इंडेमनिटी एक्ट लाया गया अपने ऑफिसर्स को एक्शन से बचाने के लिए, मतलब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनको बचाने के लिए। इसको वाइट वॉशिंग बिल कहा गया। ठीक है, मतलब अपने अपने किए कराए पर जो मतलब पुताई करने वाली जैसे बात हो गई। ठीक है, उसके बाद अब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले तो उसमें मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाता है। उनके जो खिलाफत इशू हो रहा था उस समय, उसको भी हमारे इस मूवमेंट में इंक्लूड करके। खिलाफत इशू ये था कि टर्की में जो खलीफा थे उनको डिसमेंबर्ड कर दिया गया था, तो उसका मुस्लिम्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब इस इशू को भी हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल किया गया और उनकी मांगों को भी गवर्नमेंट के सामने रखा गया, तब मुस्लिम्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अगस्त 31, 1920 में इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया। सितंबर 1920 में इसकी गाइडलाइंस निकाली गई। अब गाइडलाइंस में क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनका बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार करने को कहा गया। गवर्नमेंट के जो लॉ कोर्ट्स थे उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया और पंचायत्स को बढ़ावा देने के लिए ज़ोर दिया गया। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बॉयकॉट करने के लिए कहा गया। फॉरेन क्लोथ्स को भी बॉयकॉट करने के लिए कहा गया और उसकी जगह खादी को पॉपुलराइज़ किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट के दिए हुए जो टाइटल और ऑनर्स थे उनका भी रिनाउंसिएशन करने के लिए कहा गया। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखाने के लिए और अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए भी कहा गया। साथ ही साथ इस दौरान जो भी हम मेथड यूज़ करें वो नॉन वायलेंट हो। तो ये सारी गाइडलाइंस थी। उसके बाद फिर मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ ये देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल और कॉलेज, और 800 से भी ज़्यादा नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना हुई, जिनमें से कुछ हैं नेशनल कॉलेज कैलकाटा में, जिनका प्रिंसिपल किसको बनाया गया, बोस जी को। उसके बाद जामिया मिलिया अलीगढ़ में, और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, इन सारे कॉलेजेस की स्थापना की गई। लॉयर्स ने प्रैक्टिस को छोड़ दिया, जैसे कि इनमें कौन कौन शामिल है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, T प्रकाशम एंड राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स जो हैं वो पैरेलल पुलिस की तरह उभर कर सामने आ रही थी। फॉरेन क्लोथ्स का जो इम्पोर्ट था वो फेल हो गया, हाफ से भी ज़्यादा कमी आ गई उसमें। ठीक है, उसके बाद नो टैक्स मूवमेंट चलाए गए बंगाल के मिडनापुर में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। साथ ही साथ असम की टी प्लांटेशंस वगैरह में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ की गई। JM सेन गुप्ता ने इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया गया। साथ ही साथ इस दौरान कुछ लोकल स्ट्रगल्स भी सामने आए, जैसे कि अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मापिला रिवोल्ट जो कि मालाबार यानी कि केरला साइड में हुआ, सिख एजिटेशन फॉर रिमूवल ऑफ महंस। ये सब लोकल इशू थे, लेकिन इन सब ने इस मूवमेंट के अंदर ही मतलब ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। और क्या था इसमें, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई इस मूवमेंट को लेकर। उसके बाद आगे देखते हैं। चौरी चौरा एक इंसिडेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले जो वॉलंटियर्स थे उनमें से किसी को बीट किया गया था। ठीक है, तो इसलिए भीड़ जो है वो गुस्से में आकर एक पुलिस स्टेशन को, जो कि गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थित थी, उसको उस भीड़ ने क्या किया, जला दिया, जिसमें क्या होता है 22 पुलिसमैन मर जाते हैं।
ये इंसिडेंट हुआ था February 5, 1922 में। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद बारडोली में 1922 में फेब में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये फैसला लेती है कि अब हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे इसके बाद। उसके बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 सालों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्यों विड्रॉ किया गया इस मूवमेंट को? क्योंकि देख, गांधी जी को ये लगा कि अभी लोग जो है नॉन वायलेंट का मतलब जो है सही से समझ नहीं पाए। साथ ही साथ इस मूवमेंट में अब फैटीग के निशान भी दिख रहे हैं। ठीक है, हर मूवमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद लोग थकने लग जाते हैं, वो जोश नहीं रह जाता। उसके बाद जो खिलाफत इशू था जिसको बेस लेकर ये स्टार्ट किया गया था मूवमेंट, वो भी डिसिपेट हो चुका था। उसके बाद इसी दौरान ये जब मूवमेंट चल रहा था, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज किए गए कांग्रेस के अंदर। जैसे कि क्या, दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारा गोल था, जो कि 1906 में लिया गया था, अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गठन हुआ। 15 मेंबर इसमें शामिल किए गए, जो कि अब कांग्रेस को लीड करेंगे आगे। उसके बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ भी बनाई गई, और उसके बाद कुछ लीडर्स जो थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, जैसे कि जिन्ना ने, एनी बीसेंट ने, जीएस खरपड़े और बीसी पाल ने। साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। अब देखिए, गांधी जी की अरेस्ट होने के बाद जो कांग्रेस थी वो 2 लाइन्स में बट गई। पहले जो थे उनको स्वराजिस्ट कहा गया, और दूसरे जो नो चेंजेस। तो जो स्वराजिस्ट थे वो ये एडवोकेट कर रहे थे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए, और उसका हिस्सा बन के हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हमें स्वराज प्राप्त हो सके। जबकि नो चेंजर्स का ये कहना था कि हम उनके साथ मतलब काउंसिल एंट्री को उन्होंने अपोज़ किया, और कंसर्न कहा कि हमें जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करना चाहिए, और अपने बॉयकॉट और नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट हम चला रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब देख लेते हैं स्वराजिस्ट लीडर कौन कौन से थे। वो थे CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान। ये कुछ थे, और भी बहुत थे। और यहाँ पे जो लीडर्स थे जो नो चेंजर्स, वो थे C राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड MA अंसारी। अब क्या था, इन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया स्वराजिस्ट ने कि देखिए, हम अगर काउंसिल एंट्री में मतलब एंट्री कर रहे हैं काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को निगेट नहीं करने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बल्कि ये और मासेस को जो है वो इंथूज करेगा, उनके अंदर इंथुजियाज़म पैदा करेगा। ठीक है, और हम पॉलिटिकल स्ट्रगल के तौर पे इसमें काम कर सकते हैं, है ना। कुछ पॉलिटिकल हमारी पावर भी रह सकती है मूवमेंट करने के साथ साथ। और इनका क्या कहना था, नो चेंजर्स का ये कहना था कि अगर हम पार्लियामेंट्री वर्क करते हैं तो हम जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, वो हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जो अभी रिवॉल्यूशन की जो ज़ील है हमारे मासेस के अंदर, वो भी कम पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में रहने से करप्शन वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। अब क्या होता है कि 19 दिसंबर 1922 में गया सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं CR दास। ठीक है, और CR दास क्या थे, वो थे स्वराजिस्ट, है ना। अब क्या हो जाता है, स्वराजिस्ट जो है एक प्रपोज़ल वहाँ पे डालते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिस्सा लेना चाहिए। उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उस रिजेक्शन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं कांग्रेस से। ठीक है, उस समय CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। इन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया और एक पार्टी फॉर्म की, जिसको नाम दिया गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट हुए गांधी जी की अरेस्ट के बाद। उसके बाद क्या होता है कि दोनों ग्रुप जो है वो गांधी जी के पास जाता है। ठीक है, तो उनके बीच में गांधी जी एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं 1923 में। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ क्या कहता है कि स्वराजिस्ट जो हैं उनको कांग्रेस के अंडर ही एक ग्रुप के तौर पे इलेक्शन लड़ने की अनुमति दी जाती है। ठीक है,
और उसके बाद फिर गांधी जी का फ़ैसला ऐसा क्यों लिया, उनका क्या विचार चल रहे थे? पहले तो उन्होंने अपोज़ किया, लेकिन फिर बाद में सोचा कि अगर हम खुद भी अपोज़ करेंगे काउंसिल एंट्री को तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ना? वो मतलब इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारे मूवमेंट के ऊपर। दूसरा ये इनका ये बिलीव था कि अगर स्वराज जीतते हैं तो वो एक लिम की तरह गवर्नमेंट की एक लिम की तरह ही सिर्फ नहीं काम करेंगे, बल्कि हमारे जो मूवमेंट चल रहा है उसको बढ़ावा देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर बेलगांव में सेशन हुआ 1924 में, जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे पहले और आखिरी बार। इसके बाद उन्होंने कभी भी कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप नहीं करी। उसके बाद इस सेशन में ये फैसला लिया कि जो स्वराजिस्ट हैं वो काउंसिल के अंदर कांग्रेस का ही एक इंटीग्रल हिस्सा होकर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन जब होते हैं तो स्वराजिस्ट जो मैनिफेस्टो निकालते हैं अक्टूबर 1923 में, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इम्पीरियलिस्टिक और ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी वो सामने लेकर आते हैं। उसके बाद नवंबर 1923 में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वो 141 में से 42 सीट्स जीत के सेंट्रल प्रोविंसेस में अपनी मेजॉरिटी बनाते हैं। फिर क्या होता है, इसी दौरान जब ये नॉन कॉपरेशन का टाइम चल रहा था तो हमारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फ़ेज़ 1 भी चल रहा था। तो ये हम 2 रीजन में बांट के देखेंगे। पहला तो जो पंजाब और यूपी और बिहार साइड में चल रहा था, और दूसरा जो कि बंगाल साइड में चल रहा था। ठीक है, तो पंजाब यूपी बिहार में जो है अक्टूबर 1924 को कानपुर में HSRA की स्थापना हुई थी, है ना। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था अब वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल जी, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल के द्वारा। और HSRA कब आया था इनटू बीइंग में? सितंबर 1928 में आया था। इसके 4 साल बाद कहाँ पे? दिल्ली में। HRA जो था वही HSRA में कन्वर्ट हो गया था। इसकी लीडरशिप थी आज़ाद के पास, और पार्टिसिपेशन किसका किसका था? भगत सिंह का, सुखदेव, भगवती चंद्र वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा एंड जयदेव कपूर, इन लोगों का इसमें इनिशियली सेटअप करने में सबका हाथ था। ठीक है, HRA की कब हुई स्थापना? अक्टूबर 1924 में, और उसके 4 साल बाद यानी कि सितंबर 1928 में स्थापना हुई HSRA की। ठीक है, उसके बाद इस ग्रुप ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई रिवॉल्यूशनरी वाली? सबसे पहले तो जो काकोरी रॉबरी हुई थी, काकोरी लखनऊ के पास में एक स्टेशन है, तो अगस्त 1925 में ये रॉबरी करवाई गई थी। इसमें जो जिन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो हैं बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। और राजेंद्र, इन सबको क्या किया गया था? हैंग कर दिया गया था इस रॉबरी के बाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा सॉन्डर्स मर्डर केस था, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। ये दिसंबर 1928 में कंडक्ट कराया था, यानी कि जब HSRA का गठन हो चुका था, है ना, और ये HRA के टाइम में। और उसके बाद इसमें क्या किया गया था कि लाला लाजपत राय की जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस दौरान उनकी लाठी, एंटी साइमन जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसमें लाला लाजपत राय की लाठी लगने के दौरान मौत हो गई थी। तो उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया, और इसके लीडर्स थे भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु। उसके बाद जो तीसरा एक्टिविटी की गई वो थी बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये किया गया अप्रैल 1929 में। इसके लीडर्स थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। और किस लिए किया गया? क्योंकि जो पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जा रहा था वो बहुत ही मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं था, इंडियंस के लिए, तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए ये बॉम्ब यहाँ पे सेंट्रल असेंबली में गिराया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बंगाल रीजन की बात करें तो बंगाल रीजन में 2 ग्रुप्स बने थे। पहला अनुशीलन ग्रुप और दूसरा युगांतर ग्रुप। अनुशीलन ग्रुप जो था वो JM सेनगुप्ता के अंडर में था, और युगांतर ग्रुप सुभाष चंद्र बोस के अंडर में था। तो इन्होंने मिलकर जो पहला किया था वो क्या किया था कि असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था कैलकाटा के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट के ऊपर 1924 में। और इसके बाद क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया था और गोपीनाथ साहा को हैंग कर दिया गया था।
उसके बाद इन्होंने जो मेजर एक्टिविटी कंडक्ट की वो थी चटगांव आर्मरी रेड अप्रैल 1930 में। इसके बाद क्या किया गया, इसके जो लीडर थे सूर्य सेन, उनको हैंग कर दिया गया जनवरी 1924 में। इसमें कई सारी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से कि प्रमुख हैं प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी एंड बीना दास। इन लोगों ने इस दौरान काफ़ी कुछ कर दिखाया था। जैसे कि बीना दास ने अपनी डिग्री लेते वक्त जो गवर्नर थे उनको गोली मार दी थी, और शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने वहाँ के डीएम को मार गिराया था। ठीक है, इस तरीके से ये कंडक्ट हुआ। उसके बाद इस मूवमेंट की ख़ास बात ये थी कि ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर रहा। इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भावना नहीं थी, सब ने ही मिलकर पार्टिसिपेट किया गया था। उसके बाद 1933 में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू इसमें जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनको प्रेस करते हुए पाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सेडिशन के आरोप में अरेस्ट कर लेती है 1933 में। ठीक है, तो अभी तक देखिए जवाहरलाल नेहरू को सेडिशन के लिए अरेस्ट किया गया, और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक को भी। तो इसके साथ ही आज हमने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि रॉलेट एक्ट और समय जो सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, बाकी सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आज डिस्कस की। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है, जो कि है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।